हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा में करेंट अफेयर से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये हमारे साल भर के अंदर का ही होगा, यानी कि आपको 2021 से 2022 के बीच में जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं उन्हीं पर आधारित होंगे। तो इसमें हम लोग करेंट अफेयर से संबंधित सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2022-23 पे, यानी इस साल का जो बजट आया था उसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें किन किन इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया गया है या उसको कौन नई योजनाएं को लाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। केंद्रीय बजट 2022-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किया। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि केंद्रीय बजट को कितने तारीख को पेश किया गया था, तो 1 फरवरी 2022 को। इस बजट को सरकार ने अमृतकाल के बजट के लक्ष्य के रूप में नामित किया है और ये पूछा जा सकता है कि इस बार का जो बजट है 2022-23 का जो बजट है उसे सरकार ने किस रूप में नामित किया है, तो वो है अमृतकाल के बजट के लक्ष्य के रूप में। अगला है कि भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद भारत जो है वो 100 वर्ष यानी आज़ादी के 100वां वर्ष पर पहुँचेंगे। तो सरकार का उद्देश्य है कि 100वां वर्ष जब हो तो भारत इन सब चीज़ों पर आगे बढ़ा हो, यानी कि जब भारत 100 साल अपनी आज़ादी का मना रहा होगा तो उस समय सूक्ष्म आर्थिक स्तर, समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक। फिनटेक का अर्थ होता है कि वैसी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जिससे वाणिज्यिक लेन देन में या फिर कार्य में सहायता मिले, यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना। और तीसरा है कि सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश को प्रोत्साहन देना। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट के अनुसार भारत का जो आर्थिक विकास दर है या विकास दर है वो कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, तो वो है 9.2%। इसको आप ज़रूर याद रखें और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 के लिए यह अनुमान 8 से 8.5% था। कुल जो आकार है हमारे बजट का वह है 39.45 लाख करोड़, यानी कि 39,44,909 करोड़ का बजट हो गया अब हमारे देश का। इसमें कुल प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति ये भी दिए हुए हैं और कुल खर्च भी यहाँ पे दिया गया है। इस बार का बजट घाटा जो है वह 0 बताया गया है। बजट घाटा के लिए आप ध्यान रखेंगे, कुल प्राप्ति में से कुल खर्च को घटाया जाता है तो वह बजट घाटा होता है। अगर कुल प्राप्ति कम होगा और खर्च ज़्यादा होगा तो बजट घाटा अधिक होगी। तो यहाँ पे आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये हमारा बजट घाटा बराबर हो जाएगा कुल प्राप्तियाँ माइनस कुल खर्च। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, इस कारण से यह 0 है। अगला है कि राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है। आपसे पूछा जा सकता है कि बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डिफिसिट जो है वह जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो वह 6.4% रहने का अनुपात है। राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डिफिसिट जो है वो जीडीपी का 3.8% है। और इस तरह से इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जो है, प्रभावी राजस्व घाटा, वो जीडीपी का 2.6% रहने का है। और इस तरह से प्राइमरी घाटा जो है, प्राइमरी डिफिसिट है, वह जीडीपी का 2.8% है। तो यहाँ मुख्य रूप से आपको जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको राजकोषीय घाटा का आ सकता है, तो उसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% है। यहाँ इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखें कि राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 6.4% रहने का है। अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखेंगे या आप चाहे तो इसको नोट कर लें। ऐसे ये जो भी आप देख रहे हैं ये सब आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं।
पहला है कि वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें से 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा। अगला पॉइंट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,61,196 करोड़ यानी 16.62 लाख करोड़ लगाया गया है। इसका मतलब है इस बार सरकार को 16.62 लाख करोड़ रुपया उधार या कर्ज लेनी पड़ेगी। तो देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भी सरकार को उधार लेना पड़ेगा, यानी उधारी जो है सरकार की इस बार 16.62 लाख करोड़ रुपया होगा। सरकार ने इस वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक रखने का लक्ष्य रखा है। ये भी आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक रखने का या लाने का लक्ष्य रखा है। तो ये पूछा जा सकता है कि सरकार ने किस वर्ष तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है, तो वो है 2025-26। और आप देखिए थे कि इस बार का जो राजकोषीय घाटा है वो 6.4% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और इसको 2025-26 तक 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ है कि भारत सरकार को जो पैसा प्राप्त होता है वो कहाँ से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, तो सबसे ज़्यादा उधार और अन्य देयताओं से प्राप्त होता है। यानी जो सरकार दूसरे राज्यों को या दूसरे चीज़ों को उधार देती है उससे उसको सबसे ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है 35%। उसके बाद माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी द्वारा 16% प्राप्त होता है। तब निगम कर, फिर आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा 7% की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये जो 5 शीर्ष मद हैं इनसे सरकार को सबसे अधिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि सरकार का पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च होता है, तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है सरकार का ब्याज अदायगी में। यानी कि सरकार जो कर्ज लेती है, जैसे आप देखें कि राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए सरकार कर्ज लेती है और उसको फिर ब्याज देना पड़ता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा खर्च होता है सरकार के बजट का, यानी कि 20%। करों और राज्यों का हिस्सा देने में, यानी जीएसटी वगैरह से जो प्राप्ति होती है उसमें राज्यों को हिस्सा देने में 17% होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है, तो वो ब्याज अदायगी में जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको कुछ टू द पॉइंट दिए गए हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे कि पीएम गति शक्ति को इस बार शुरू किया गया है। इसको संचालन करने के लिए सरकार ने 7 इंजन कारक को निर्धारित किया है, जैसे सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे, पत्तन यानी पोर्ट्स, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक्स अवसंरचनाएं। इन सातों को एक साथ मिला करके अर्थव्यवस्था को गति में लाया जाएगा। और इसके लिए जो प्रमुख आप देख रहे हैं घोषणाएं हैं वो ये सब हैं। सड़क परिवहन में है कि 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर आधारित 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आरंभ की जाएगी। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि वित्तीय वर्ष जो आपका 2022-23 है इसमें 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आरंभ की जाएगी। तो ये पूछा जा सकता है कि 2022-23 में कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी, तो वो है कि 4 स्थानों पे। और किस मोड पर, क्या ये सरकार करेगी, तो नहीं, ये सरकार और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों मिल करके यानी पीपीपी मॉडल पर इसका आरंभ किया जाएगा। ये था रेलवे परिवहन से संबंधित, अब है सड़क परिवहन से संबंधित, अब है रेलवे से। एक स्टेशन पर उत्पाद की अवधारणा रेलवे में लाया जाएगा, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। दूसरा है, आत्मनिर्भर भारत के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कवच है वह किससे संबंधित है, तो वह रेलवे की सुरक्षा प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है,
अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है कि अगले 3 साल में कितने नए वंदे भारत ट्रेन का विकास किया जाएगा, तो वो है 400 नए वंदे भारत का निर्माण किया जाएगा। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे कि अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास किया जाएगा। अगला है कि 3 साल में 100 पीएम गतिशील कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। तो अगले 3 साल में 100 पीएम गतिशील कार्गो को भी तैयार किया जाएगा। जबकि यहाँ ध्यान रखना है कि मार्च 2022 में भारत का पहला पीएम शक्ति कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन में थापर नगर स्टेशन के पास झारखंड में शुरू किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहला पीएम गतिशील कार्गो टर्मिनल कहाँ बनाया गया है, तो वो झारखंड में है और आसनसोल डिवीजन में। अब देखते हैं कि पर्वतमाला या राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम क्या है। तो रोपवे अब सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रयोग होगा। इसे पर्वतमाला परियोजना में शामिल किया गया है, यानी अब यह सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में आ जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रोपवे को अब किस मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया है, तो यह सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प में पीपीपी मोड पर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। अगला है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कृषि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2023 को किस रूप में घोषित किया गया है, तो ये आपको मोटे अनाज के तौर पे इसको घोषित किया गया है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मार्च 2021 में भारत की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। और चूंकि यह प्रस्ताव भारत ने दिया था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। तो ध्यान रखिएगा, 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। गंगा नदी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर में किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती करने पर बढ़ावा दिया जाएगा। तो गंगा नदी के 5 किलोमीटर दोनों तरफ से आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि बजट 2022-23 में 5 नदी लिंक परियोजनाओं को जोड़ने की घोषणा की गई, जो है दमन गंगा पिंजाल से, पार तापी और नर्मदा को, गोदावरी और कृष्णा को, कृष्णा और पेन्नार को, और पेन्नार और कावेरी को। तो ये 5 जो नदियां हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि इनको जोड़ने का काम चलेगा। दमन गंगा पिंजाल, पार तापी और नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी। नोट है कि 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को चालू किया जाएगा। केन नदी का पानी बेतवा में जाएगा। इस परियोजना में 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। अब है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दी जाने वाली टॉप 3 सब्सिडी है कि सरकार जो पैसा देती है उसको खर्च को वहन करने के लिए उसको सब्सिडी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा फूड सब्सिडी है, उसके बाद फर्टिलाइज़र सब्सिडी है और फिर पेट्रोलियम सब्सिडी है। यानी अभी सरकार सबसे अधिक फूड पर, भोजन के रूप में जो सब्सिडी दिया जाता है, खाद्य पदार्थों पर जो सरकार वहन करती है खर्च, वो आपको सबसे अधिक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको याद रखेंगे। अब है शिक्षा से संबंधित बजट में जो प्रावधान किए गए हैं ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग से संबंधित ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला है कि पीएम ई विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि पीएम ई विद्या के तहत 12 टीवी चैनल को बढ़ाकर अब कितना कर दिया जाएगा, तो 200 टीवी चैनल कर दिया जाएगा। और इसमें सभी राज्य के 1 से 12 तक की कक्षा के छात्रों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुपूरक शिक्षा प्रदान किए जाएंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत कौशल को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाओं और समकालीन शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किल्ड ई लैब की स्थापना की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, 200 टीवी चैनल खोला जाएगा
पीएम ई विद्या के तहत और 750 वर्चुअल प्रयोगशाला को बनाया जाएगा और 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क स्थापित हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा। तो यहाँ ये पॉइंट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और यह नेटवर्क आधारित हब स्कोप पर बनाया जाएगा। अगला है स्वास्थ्य यानी हेल्थ सेक्टर में क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे उससे संबंधित है। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि 2022-23 के बजट के अनुसार नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा। तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोग्राम मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए शुरू किया जाएगा, तो वो है नेशनल टेली मेंटल। हो सकता है कि नेशनल हेल्थ मेंटल, नेशनल केयर मेंटल, ये सब आपको ऑप्शन दिया जाए तो ध्यान रखना कि टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और इसके तहत 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। अगला है कि महिलाओं और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी। पूछा जा सकता है कि मिशन वात्सल्य किससे संबंधित है या मिशन शक्ति किससे संबंधित है, तो यह महिलाओं और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य लाभ के लिए संबंधित है। अगला है कि 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में समुन्नयन किया जाएगा यानी कि अपग्रेडेड किया जाएगा। तो 2 लाख आंगनवाड़ी है जिसको अपग्रेड किया जाएगा। अब आता है एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो हैं उनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं बजट में, उसके बारे में हम देखेंगे। एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के लिए उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और ASEEM यानी असीम पोर्टल को एक साथ जोड़ा जाएगा। इस सबको मिला करके एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाया जाएगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो ये सब है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए की परिव्यय से RAPM प्रोग्राम यानी कि रेजिंग एंड एक्सीलेटरिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यानी महत्वाकांक्षी ब्लॉक जिला कार्यक्रम 112 जिलों में लागू के तहत किस जिला को ब्लॉक में विकास कम हुआ है उस पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस कार्यक्रम के तहत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। यानी जो 115 पहले ज़िले थे उसमें से अब 112 ज़िले ऐसे हैं जिसमें अभी भी कम विकास हुआ है, उसके लिए महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम या महत्वाकांक्षी खंड कार्यक्रम को चलाया जाएगा। वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम उत्तर बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गांव हैं उनमें से जो भी गांव विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं उसमें ये वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम जो है वो कहाँ चलाया जाएगा, तो उत्तर बॉर्डर या सीमावर्ती क्षेत्रों के गाँव में। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 में 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि वर्ष 2022 में 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अगला है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना होगी। इस अमृत काल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी और इसके अंतर्गत परिवेश पोर्टल के तहत ग्रीन क्लियरेंस किया जाएगा। कंपनी को आसानी से बंद समापन के लिए ई पेस की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे और वित्तीय वर्ष 2022-23 में आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपए लाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में डिजिटल रुपये लाने की घोषणा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये वित्त मंत्री के द्वारा किया गया है। अब ताप विद्युत संयंत्र में 5 से 7% हिस्सा बायोमास के रूप में जलाया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष 38 MMT CO2 की बचत होगी। वित्त वर्ष 2022-23 में हरित अवसंरचना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के तहत विवादों के समय पर निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति जैसे कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह है, इससे हुई आय पर 30% की दर से टैक्स लिया जाएगा। तो इसको आपको ज़रूर नोट कर लेना है कि जो वर्चुअल डिजिटल आप पैसा कमाएंगे, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गया या कोई और तरह का ऐसा वर्चुअल करेंसी है, उससे अगर आप आय प्राप्त करते हैं तो उसका 30% की दर से टैक्स लिया जाएगा। नेक्स्ट है काटे एवं तरासे गए हीरे एवं रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क कम करके 5% कर दिया गया है। सिर्फ काटे गए हीरे पर 0 सीमा शुल्क लगेगा। अब है कि विभिन्न जो योजनाएं सरकार चला रही है उसमें सबसे ज़्यादा खर्च किस पे करती है? तो सरकार सबसे ज़्यादा खर्च मनरेगा पे करती है, यानी 73,000 करोड़ रुपये सिर्फ मनरेगा पे खर्च किया जाएगा बजट 2022-23 के तहत। उसके बाद PM किसान पे, फिर जल जीवन मिशन पे। अब अलग अलग मंत्रालय है जिस पे सरकार सबसे ज़्यादा खर्च करती है। तो सबसे ज़्यादा है रक्षा मंत्रालय पे। आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक योजना है मनरेगा और सबसे अधिक खर्च करने वाला जो मंत्रालय है वो है रक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों ये था बजट से संबंधित हमारा वीडियो। आप इस सभी को 1-2 बार ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि आपको एग्जाम में करेंट अफेयर्स में जो बजट है उससे ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप कमेंट में बता सकते हैं अगर कोई आपको नया टॉपिक चाहिए या कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।